नमस्कार प्यारे बच्चों और दूरदर्शन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मिता शर्मा। मेरी पोस्टिंग है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची, जिला रायसेन में। चलिए तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आज NCERT की 11th क्लास के लिए और आज हम पढ़ेंगे 6 यूनिट का 15 चैप्टर पृथ्वी पर जीवन। बुक के पिछले चैप्टर्स में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। जलमंडल के विषय में पढ़ चुके हैं, हम स्थल मंडल के विषय में भी पढ़ चुके हैं और वायुमंडल के विषय में भी जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी पर इतने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब मिलकर जैव मंडल बनाते हैं। पृथ्वी पर हर जगह जीवन पाया जाता है। ठीक है, अभी हम ये जो हमारे जितने भी जीव दिख रहे हैं, ये घने जंगल हैं। ठीक है, ये जो जानवर हैं ये सब भूमध्य रेखीय जानवर हैं। भूमध्य रेखा के आसपास है कई सारी प्रजाति होती हैं और उनमें आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है जीवन के लिए। तो और कई प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ध्रुवों पर भी जीवन पाया जाता है। आपको इमेज में आर्कटिक क्षेत्र दिखाया गया है और पोलर बियर का हमने यहाँ पर एक इमेज लिया है, साथ में पेंगुइन का भी लिया है। तो ये जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो जीव जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, ईश्वर उसे उस तरह की शक्ति भी देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सूखी घाटियों। सूखी घाटियों में भी हम देखेंगे, इमेज की सहायता से आप समझ रहे होंगे, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या ऊँट पाए जाते हैं और ऊँट को जलवायु से निपटने के लिए ईश्वर ने उस तरह की शक्ति भी प्रदान की है कि वो कई दिन तक एक बार पानी पीकर कई दिन तक प्यासा भी रह सकता है। साथ में उसके जो पैर हैं वो इस तरह के बनाए गए हैं जो रेत पे चलने के योग्य होते हैं। और ऊँट जो है वहाँ पर एक तरह से मालवाहक पशु होता है जो कई तरह के सामान को अपने पीठ पर लाद कर भी चलता है। फिर हम देखेंगे जलमग्न भागों में भी कई प्रजाति रहती हैं जीव जंतुओं की। आप मछलियाँ देख रहे हैं। ठीक है, कई तरह की मछलियाँ हैं जो कि समुद्रों में पाई जाती हैं। अभी हमने जलमग्न क्षेत्रों के जीव देखे, धरातल के ऊपर के जीव देखे। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि धरातल के अंदर होते हैं, भूमि में। ठीक है, तो ऐसे जीव जो भूमि के अंदर होते हैं उनमें सांप है, केचुआ है, बिच्छू भी आपको दिखाई दे रहा है इमेज की सहायता से। ये सब जो है वो अपना जमीन के अंदर, और इनसे भी कई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते वो भी हमारे चारों तरफ वातावरण में फैले हुए हैं। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन समझेंगे कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पारिस्थितिकी है वो इस तरह की परिस्थितियां हैं जिनमें कि सभी तरह के जीव जंतु वहाँ पर रह सकते हैं, विकास कर सकते हैं तथा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इमेज की सहायता से हम देखेंगे कि पहली इमेज में आपको एक तरफ बच्चा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ इग्लू दिखाई दे रहा है, जो कि बर्फीले क्षेत्रों के घर हैं। बर्फीले क्षेत्रों में जो घर होते हैं उनको इग्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनके जो जीव जंतु हैं, जैसे आपको एक तरफ रेनडियर दिखाई दे रहे होंगे, कुत्ते, जो कि बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और एक और लास्ट इमेज में एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि भाले से शिकार कर रहा है, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जैसी भी परिस्थिति होती है, जैसा भी वातावरण होता है, मनुष्य या अन्य जीव उसमें एडजस्ट करके वहाँ की प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहते हैं, वह अपना जीवन यापन करते हैं। यही पारिस्थितिकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र से आप क्या समझते हैं? संसार के प्रमुख परितंत्र प्रकारों को बताइए। परितंत्र अर्थात इकोलॉजिकल सिस्टम।
किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों को भूमि, जल तथा वायु में ऐसा अंतर संबंधित जिससे ऊर्जा प्रवाह का पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, उसे हम परितंत्र कहते हैं। परितंत्र से आशय है किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु से ऐसा अंतर संबंध, ठीक है, जैसे कि कोई भी जानवर है, एनिमल्स हैं, उनका इन सभी से, जैसे भूमि से, भूमि पर रहेंगे जल पीने के लिए, वायु सांस लेने के लिए, इनसे अंतर संबंध है। और ऊर्जा का प्रवाह का पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो। ऊर्जा का प्रवाह हम समझते हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर को, जैसे पेड़ पौधों को बकरी खाती है, ठीक है, बकरी को शेर खाता है, शेर को अपघटक या गिद्ध वगैरह खा जाते हैं। तो ये जो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, इनका आपस में जो समायोजन है यही परितंत्र कहलाता है। अब हम देखेंगे इमेज की सहायता से, इसमें एक तालाब का परितंत्र हमने लिया है, ठीक है। तालाब के परितंत्र में हम ऊपर देखेंगे पादप प्लग है, प्लवक हैं, जंतु प्लवक हैं, ठीक है, जो कि शाकाहारी जंतु प्लवक हैं, वो पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर है मांसाहारी उपभोक्ता, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जंतु प्लवक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी उपभोक्ता जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। उसके बाद होते हैं तृतीयक मांसाहारी। तृतीयक मांसाहारी जो होते हैं वो शाकाहारियों को भी खा जाते हैं और द्वितीयक मांसाहारियों को भी खा जाते हैं, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक चेन तरह की चलती रहती है जीवधारियों के बीच में। इसी को हम तालाब का परितंत्र कहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं भूमि का परितंत्र। ये है घास। घास किसने खाई? खरगोश ने। खरगोश के मृत अवशेष अगर होते हैं तो इसे बाज खा जाता है। बाज गिरगिट को भी खा जाता है, बाज सर्फ को भी खा जाता है, और सर्फ जो है वो चूहे को खाता है, ठीक है। तो जो गिरगिट जो है वो ग्रास होपर को खा जाते हैं, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। तो इस तरह से इनमें एक चेन बंधी हुई है। ये एक दूसरे के जीवन को बनाए रखने के लिए, एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को खाते रहते हैं। यही भूमि का परितंत्र है। चलिए अब हम देखेंगे परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थलीय परितंत्र और दूसरा है जलीय परितंत्र, ठीक है। अब आते हैं स्थलीय परितंत्र पर। स्थलीय परितंत्र को बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधे व प्राणियों का एक समुदाय है। बायोम जो है वो पौधे व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। कोई भी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, जैसे हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मरुस्थल है, टुंड्रा परितंत्र है, वन परितंत्र है, ठीक है। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप जंतु के अंतर संबंधों के कुल योग को वायोम कहते हैं। पादप यानी पेड़ पौधों और जंतुओं के बीच जो संबंध होते हैं उनके योग को हम क्या कहते हैं? वायोम कहते हैं। जो अभी हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधों को, ये हो गए पादप, पेड़ पौधों को खाकर कौन जीवित रहते हैं? शाकाहारी, जैसे बकरी ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बकरी को शेर खा सकता है, यानी कि शेर जो है वो अपने जीवन के लिए बकरी के ऊपर डिपेंड है। और अब तृतीय उपभोक्ता जैसे बाज है, ये अपने भोजन के लिए शेर व बकरियों दोनों पर डिपेंड है, ठीक। फिर इन तीनों के बाद भी एक और अपघटक होते हैं, एक और होते हैं जिन्हें हम अपघटक कहते हैं। यह अपने जीवन के अस्तित्व के लिए इन सभी चीज़ों पर निर्भर होते हैं। अब है जलीय परितंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समुद्री परितंत्र और दूसरा है ताजे जल का परितंत्र।
समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वारनदमुख प्रवाल भित्ति परितंत्र सम्मिलित होते हैं। फिर है ताजे जल का परितंत्र। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिता व दलदल आदि शामिल है। अब है परितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना। चलिए, तो अब हम परितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन भी आ सकता है कि परितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना को समझाइए। तो हम आंसर में दे सकते हैं कि संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में दो कारक होते हैं। पहला होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक कारक। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजैविक व भौतिक कारक। अजैविक व भौतिक कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इमेज की सहायता से भी हम देखेंगे कि अजैविक वस्तु में सूर्य का प्रकाश सम्मिलित किया जाता है, आर्द्रता को सम्मिलित किया जाता है और जल को भी सम्मिलित किया जाता है। चलिए, अब है जैविक कारक। जैविक कारकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। ठीक है, हम इनके बारे में जान चुके हैं। उपभोक्ता को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक है, दूसरे द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरे तृतीयक उपभोक्ता हैं। चलिए, सबसे पहले हम उत्पादक के बारे में जानेंगे। उत्पादकों में सभी पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अन्य जो जीव रहते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए बेसिक रूप से उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे सभी पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ताओं में वे सभी सम्मिलित होते हैं, वे सभी शाकाहारी जीव सम्मिलित होते हैं जो अपनी भोजन के लिए सभी प्रकार के पौधों पर ही निर्भर होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, हाथी है, हिरण है, चूहे हैं। ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये पेड़ पौधों पर यानी कि उत्पादक पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जीव सम्मिलित हैं जैसे सांप, बाघ, शेर आदि। ठीक है, ये शेर और ये बाघ की इमेज आप समझ सकते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और ये अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। अब कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज और नेवला। कुछ मांसाहारी जीव ऐसे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को यानी कि शाकाहारी को भी खा जाते हैं और मांसाहारी दोनों को खा जाते हैं। ऐसे मांसाहारी जीवों को चरम स्तर के मांसाहारी जीव कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि चरम स्तर के मांसाहारी जीवों के नाम लिखिए तो आप याद रखिए बाज और नेवला, 2 नाम आपको बताने हैं। अब है तृतीयक उपभोक्ता अपघटक। अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कौवा, गिद्ध, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। देखिए, ये हमने एक इमेज ली है अपघटकों की। यदि ये नहीं होंगे तो मृदा में भी उर्वरकता नहीं आती है। ये जो अपघटक होते हैं ये सड़े गले पदार्थों को इनको ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि वो काफ़ी उपजाऊ बन जाते हैं। ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं फंगस वगैरह जो लग जाती है ये अपघटक ही होते हैं। चलिए, अब हम इस इमेज की सहायता से भी परितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना को समझ सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमें सन दिखाई दे रहा है कि जब पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। सभी तरह के पेड़ पौधे, है ना। अब इन पेड़ पौधों पर कितने लोग डिपेंड होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अपनी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं वो पेड़ पौधे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी वर्ग को द्वितीय उपभोक्ता जैसे शेर और हिरण ये खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ता, अभी हमने पढ़ा था चरम स्तर के मांसाहारी जैसे नेवला है और बाज है, ये खाते हैं। अब हरित पौधे, जब जैसे कोई बकरी पौधा खा रही रहती है तो कुछ भाग उसका जमीन पर गिर जाता है। उस जमीन पर गिरे हुए भाग को, मृत अवशेष को अपघटक खा लेते हैं। ठीक है, और अपघटक इनके मृत अवशेषों को यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं के मृत अवशेषों को भी खा लेते हैं। अपघटन के बाद ये सभी जितनी भी चीज़ें ये खाई गई हैं ये सब मिट्टी में मिल जाती हैं और मृदा को उपजाऊ बनाती हैं। फिर पेड़ पौधे जब इस मिट्टी में उगते हैं तो इनको अच्छी उपजाऊ मृदा की वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये सब एक दूसरे के साथ समायोजन करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम देखें, इस डायग्राम से हम देखेंगे कि किस स्तर पर कितने जीव होते हैं। सबसे नीचे का जो स्तर होता है उसमें सबसे अधिक संख्या में जीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे बहुत अधिक होते हैं। फिर शाकाहारी जीवों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर के स्तर पर जाते जाते हैं हम लोग, इन जीवों की संख्या कम होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादक वर्ग रहता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और सबसे ऊपर जो है वो मांसाहारी बाज और नेवला आ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया, इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ लिखिए। ये आपको 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, एक आइकोस है, ठीक है, दूसरा लॉजी है, इन दोनों से मिलकर बना है। आइकोस का अर्थ होता है घर और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन, अर्थात इकोलॉजी का अर्थ है घर का अध्ययन। अब एक और क्वेश्चन बनता है, ये आपको 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आंसर हो जाएगा, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैक्कल ने सन 1869 में यानी 1869 में किया था। चलिए अब क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन जैविक मंडल में सम्मिलित है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जैसे है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। केवल पौधे तो सम्मिलित हैं, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पेड़ पौधे भी ग्रोथ करते हैं। हम छोटा सा पौधा देखेंगे फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो पौधे हैं उनमें जीवन है और वो जीते हैं, वो जैविक मंडल का एक भाग है। दूसरा आ जाता है केवल प्राणी जैविक मंडल का भाग हैं क्योंकि जीवित जीव होते हैं, बट केवल प्राणी अकेले जैविक मंडल में सम्मिलित नहीं हो सकते। हमारा तीसरा ऑप्शन है सभी जैव व अजैव जीव। जैव जीव से मतलब है वे जीव जिनमें जीवन होता है, अजैव से सम्मिलित है वे जीव जो मतलब वो सभी चीज़ें जो निर्जीव होती हैं। तो हम जैविक मंडल की बात करते हैं तो जैविक मंडल में सभी जैविक जीव सम्मिलित होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी जीवित जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों। ठीक है, ये सब जैव मंडल में सम्मिलित हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेयरी मैप में
जब आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा प्रेरीज जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मैदान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है स्टेपी। स्टेपी भी हम देखेंगे कि यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग यानी समशीतोष्ण क्षेत्र जो हैं वहाँ पर स्टेपीज पाए जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सवाना वनस्पति। सवाना वनस्पति जो है वो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सवाना वनस्पति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन निम्नलिखित में से क्या बनाती है। जब ऑक्सीजन लोहे के साथ मिला रहे हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट, आयरन ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला क्या है। चराई खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देते हुए इसके अनेक स्तर बताइए। चलिए, तो हमारा आंसर है जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह होता है। इमेज की सहायता से भी समझेंगे हम, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों को मेंढक ने खाया, इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा का जो एक स्तर है मेंढक तक गया कीड़े मकोड़ों से, मेंढक को सांप ने खाया तो ऊर्जा का तीसरा स्तर सांप तक पहुंचा और सांप को बाज ने खा लिया। तो ये जो ऊर्जा का स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक, ये जो है ये हमारी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। चलिए अब हम चलते हैं चराई श्रृंखला। चराई श्रृंखला पौधों उत्पादक से शुरू होकर मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता तक जाती है। इसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर होते हैं, हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इस श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं। ठीक है, चराई श्रृंखला हम ये कह सकते हैं कि सभी जीवित जीवों के में होती है और इसमें उत्पादक पेड़ पौधों से लेके तृतीय वर्ग के मांसाहारी भी सम्मिलित हैं। अभी हम यहाँ पर 3 स्तर देख लेते हैं। पहला है उत्पादक स्तर, दूसरा है शाकाहारी और तीसरा होता है मांसाहारी स्तर। चलिए अब एक और क्वेश्चन है खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जब खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से पृथक न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है, खाद्य श्रृंखला जो है एक दूसरे से पृथक न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे एक चूहा जो अन्य पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है। जैसे कि चूहा है यह अनाज खाएगा, आटा खाएगा, लेकिन चूहे को कई उपभोक्ता खा सकते हैं, जैसे सांप भी खा सकते हैं, बिल्ली भी खा सकती है, कुत्ता भी खा सकता है। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। तृतीयक मांसाहारी जो हैं वो द्वितीयक जो जीव हैं उनसे अपनी पूर्ति करते हैं और वो कई सारे हो सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर करता है। जैसे शेर है, शेर का एग्जाम्पल हम लें तो शेर बकरी भी खा सकता है, शेर गाय भी खा सकता है। ठीक, तो इस तरह से भेड़ भी खा सकता है, तो उसे जो शिकार समय पे मिल जाए। भैंसे भी खाते हैं शेर। तो एक मांसाहारी कई शाकाहारी जीवों को खाता है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आसपास में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। खाद्य श्रृंखलाएं जो है आसपास कई जीवों से जुड़ी हुई होती हैं और प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने को खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से थोड़ा जटिल है। खाद्य श्रृंखला जो हम एक चैन के रूप में समझते हैं, लेकिन खाद्य जाल को कई भागों में बांट देते हैं।
जैसे हम इमेज की सहायता से समझ सकते हैं। इमेज में ये हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे को देखो, ये तितली भी खा रही है, ये भी खा रहा है और ये भी खा रहा है, ठीक है। इसको फ्रॉग ने भी खाया, बटरफ्लाई को भी, तितली को भी फ्रॉग ने खाया, ठीक है। और इस कीड़े को इस चिड़िया ने भी खाया। इस चिड़िया को ये वुल्फ भी खा रहा है और वुल्फ चूहे को भी खा रहा है। और ये वुल्फ जो है इसको बाज भी खा सकता है और सांप भी खा सकता है, यानी कि एक जीव को कई सारे दूसरे मांसाहारी जीव खा सकते हैं, और यही होता है खाद्य जाल। तो आशा करते हैं आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।